गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम सामाजिक समझौते का सिद्धांत, जो तीनों विचारक थे हॉब्स, लॉक और रूसो, उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और उनकी तुलना करेंगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत का तीनों के विचारों की तुलना में। जैसा कि आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड की किस किस विषय पर इनकी तुलना की जा सकती है, कौन कौन से टॉपिक है जिस पर, फिर हॉब्स का दृष्टिकोण उस पर क्या है, लॉक का क्या और रूसो का क्या है। पहला है कि मानव प्रकृति पर तीनों के विचारों में क्या क्या, ह्यूमन नेचर के बारे में क्या क्या विचार है। जैसा कि हॉब्स ने कहा था कि मानव प्रकृति से स्वभाव से स्वार्थी और हृदयहीन होता है और अपना सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ का ही सोचता है। वहीं जॉन लॉक का कहना था कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और भला मनुष्य होता है, नोबल सेवेज होता है, स्वभाव से एक अच्छा और सहानुभूतिमूलक प्राणी होता है। वहीं रूसो का दृष्टिकोण मानव स्वभाव से संबंधित यही था कि मनुष्य का स्वभाव सरल होता है और वो दूसरों के साथ मिलकर रहना चाहता है। दूसरी जो तुलना का होगा मुद्दा वो है कि प्राकृतिक दशा के संबंध में तीनों की क्या विचार है। हॉब्स का जैसे बताया कि मानव स्वार्थी है और तो आपस में लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी और एक दूसरे का डर होगा प्राकृतिक अवस्था में, क्षणिक और भयावह प्राकृतिक अवस्था होगी। वहीं लोक का दृष्टिकोण है कि मनुष्य जब आप विवेकशील प्राणी है तो आपस में शांति, सद्भावना और परस्पर सहायता और सहानुभूति से रहेंगे। तो प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना और सहायता की अवस्था थी। वहीं रूसो का दृष्टिकोण है कि प्राकृतिक अवस्था, जैसा कि उसने बताया था कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, रियल फ्रीडम का उपभोग सिर्फ प्राकृतिक अवस्था में ही कर सकता है। तो वो शांति और सुख शांति के वातावरण था। जब तक कि संपत्ति का आगमन नहीं हो गया, प्राकृतिक अवस्था एक शांतिमय अवस्था थी। तभी वो कहता है प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था एक बहुत ही सुख शांति की अवस्था थी। नेक्स्ट जो आ रहा है कि प्राकृतिक अधिकार संबंधी तीनों का विचार, कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है, उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, जो व्यक्ति को जन्मजात अधिकार प्राप्त होता है। तो उसमें हॉब्स का दृष्टिकोण है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जब अपने अधिकार राज्य को समर्पित कर देता है, प्राकृतिक अवस्था जब राज्य का निर्माण करता है समझौता, तो वो आत्मरक्षा का अधिकार अपने पास रखता है। और जब आत्मरक्षा का अधिकार के राज्य रक्षा नहीं कर पाए तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वहीं लॉक का विचार है कि व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार के रूप में होते हैं और राज्य इनकी रक्षा के लिए ही बनाया जाता है। रूसो का दृष्टिकोण है प्राकृतिक अधिकार संबंध की प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक स्वतंत्रता है, जहाँ व्यक्ति को कोई विवश नहीं कर सके और आप अपनी सामान्य इच्छा से कोई कार्य कर सके। तो ये है प्राकृतिक स्वतंत्रता। चौथा जो तुलना का बिंदु है वो ये है कि सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या था। तो हॉब्स कहता है उद्देश्य ऐसा शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था जो सबको नियंत्रित कर सके और सबके जीवन की रक्षा कर सके। आपस में परस्पर स्वार्थी है तो सबको कंट्रोल करना ज़रूरी है, और आपस में एक दूसरे को मार काटने वाले हैं तो मनुष्य के जीवन की रक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उद्देश्य था हॉब्स के सामाजिक समझौते का। वहीं लॉक का उद्देश्य क्या था सामाजिक समझौता का, कि एक ऐसी सरकार की स्थापना हो सके जो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके और नियम तोड़ने वालों को दंड से सके। प्राकृतिक अधिकार वही जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही मुख्यतः उसका विचार था कि संपत्ति का अधिकार, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता समाहित है, कि उन अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की स्थापना की जाती है, क्योंकि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है और इन नियमों को नियमित कर सके, इन अधिकारों को सही रूप से लागू करने के लिए जो इनको तोड़े उनको दंडित कर सके। इसीलिए सरकार की स्थापना, राज्य की स्थापना की गई थी। वही रूसो का दृष्टिकोण है कि प्राकृतिक सामाजिक अनुबंध क्यों किया गया। रूसो कहता है कि अभाव की स्थिति पैदा होने पर ऐसे नागरिक समाज की स्थापना जिसमें श्रम के द्वारा अर्जित संपत्ति की सुरक्षा प्राप्त हो सके। यह था कि जब संपत्ति का विकास हुआ था, जैसा कि रूसो ने बताया था, तो संपत्ति का विकास हुआ तो जब उसका वितरण असमान हो जाएगा, तो असमान वितरण होगा तो उसको समान वितरण स्थापित करने
और जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है उन संपत्ति की रक्षा करना ही राज्य का उद्देश्य होता है। अब देखेंगे कि तुलना का बिंदु है सामाजिक अनुबंध की प्रकृति क्या थी, स्वरूप क्या था। स्वरूप में हॉब्स कहता है कि इसमें सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं कि वे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार संप्रभु सत्ताधारी को सौंप रहे हैं। मैं अपने अधिकार इस शर्त पर संप्रभु सत्ताधारी को सौंप रहा हूँ कि तुम भी अपने अधिकार सौंपोगे। तो ये प्रकृति है कि यहाँ सभी व्यक्ति अपने अधिकार राज्य को सौंप रहे हैं। ये प्रकृति है इसकी, हॉब्स की सामाजिक अनुबंध की। वहीं लोक की प्रकृति क्या है, सामाजिक अनुबंध की प्रकृति क्या है लोक के अनुसार, कि लोक कहता है कि समुदाय के सभी मेंबर जो वचन देते हैं कि नियम का उल्लंघन होने पर वे स्वयं अपने न्यायाधीश नहीं होंगे, बल्कि यह शक्ति सरकार के पास रहेगी। नियम वही जो राज्य जीवन स्वतंत्र और संपत्ति के अधिकार रक्षा के लिए जो भी नियम बनाएगा, उनका नियम बनाएगा, तो वो अगर कोई उल्लंघन करता है तो आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि इसने सही किया है या गलत किया है। ये अधिकार मैं राज्य को दे दूंगा कि वो ये डिसाइड करेगा कि हाँ इसने मेरी संपत्ति छीन के मेरी जीवन स्वतंत्रता का हरण करके क्या सही किया है या गलत किया है। ये अधिकार राज्य को सौंप देना, इसके लिए ही, जैसा कि इसके लिए राज्य की स्थापना की, जैसा बताया मैंने आपको पहले कि लोग कहता है कि समझौता क्यों कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे, परंतु उन कानूनों की व्याख्या करना, उनको लागू करने वाला और उनको नियंत्रित करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। तो इन प्राकृतिक कानूनों को लागू करना, बनाना और उनकी व्याख्या करने के लिए ही सामाजिक समझौते की स्थापना होती है। प्रकृति है लोक की। रूसो के सामाजिक समझौते की प्रकृति क्या है, रूसो कहता है कि जब सब मनुष्य अपनी अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को छोड़कर पूरे समुदाय को सारे अधिकार सौंप देते हैं और उन्हें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। जैसा कि उसने प्रजा और नागरिकों में भेद किया था कि राज्य के बाहर अगर लोग सामूहिक रूप से रहते हैं तो उनको प्रजा कहते हैं, और राज्य के अंतर वो अगर राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं तो उनको नागरिक कहते हैं। तो यहाँ रूसो समझौता क्यों कर रहा है, समझौता रूसो इसीलिए कर रहे हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता, जहाँ पर कोई एक स्पष्ट कानून नहीं था, वो छोड़कर समुदाय के सारे अधिकार समुदाय को दे देते हैं सारे लोग, जहाँ उन्हें नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिससे वो अपने जीवन का विकास, व्यक्तित्व का विकास कर सके। नेक्स्ट जो है तुलना का बिंदु वो है कि प्रभु सत्ता का स्वरूप क्या था, संप्रभुता का स्वरूप क्या है तीनों में। तो हॉब्स कहता है कि संप्रभुता सर्वोच्च पूर्ण होती है, अदय होती है, जिससे किसी को सौंपा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वार्थी लोगों को नियंत्रण करने के लिए एक निरंकुश राज्य या पूर्ण प्रभुता सत्ताधारी राज्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहीं लोक कहता है कि संप्रभुता का स्वरूप सीमित संप्रभुता होनी चाहिए और सरकार की शक्ति समुदाय की धरोहर के रूप में होती है। सीमित संप्रभुता क्यों, क्योंकि यहाँ लोक मानव के स्वभाव को थोड़ा सहानुभूतिमूलक और परस्पर सहायता और अच्छा बताता है, तो इसलिए राज्य को अनलिमिटेड पावर नहीं देता है, उसको सीमित पावर देता है कि कहीं राज्य अनलिमिटेड पावर का यूज करके निरंकुश ना बन जाए, इसके लिए सीमित संप्रभुता का समर्थन करता है। वहीं रूसो संप्रभुता कहता है कि संप्रभुता पूर्ण, अविभाज्य और अदयी होती है, जिससे कि आपने पढ़ा था सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा जिसको सौंपते हैं वो संप्रभु सत्ताधारी को ही सौंपते हैं, उसका वो संचालन करता है। तो वो पूर्ण होनी चाहिए, अविभाज्य और अदयी होनी चाहिए। उसका अगर विभाजन हो गया तो अपना आप खत्म हो जाएगी, उसको किसी को सामान्य इच्छा किसी को सौंप नहीं सकते हो आप। एक बार अगर राज्य को मिल गई तो उसको सौंपोगे तो उसका स्वरूप खंडित हो जाएगा। तो यहाँ ये संप्रभुता का विचार में तीनों का ये तुलना थी। अब देखते हैं कि अगर इनके सामाजिक समझौते के आधार पर इन्होंने किस उपयुक्त एक रेलिवेंट पॉलिटिकल थ्योरी का समर्थन किया था, वो था होब्स ने पूर्ण सत्तावाद का अधिकार दिया था। पूर्ण सत्तावाद अर्थात राजा को निरंकुश शक्तियाँ देकर लोगों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया था, जहाँ विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सिर्फ अपवाद रूप में अगर व्यक्तियों के जीवन आत्मरक्षा का अधिकार खतरे में पड़ जाए तभी विरोध की कर सकते हो। तो पूर्ण सत्ता, निरंकुश अधिकार दे दिया राजा को, तो इसने पूर्ण सत्तावाद का समर्थन किया था। तो लोक ने संविधानवाद का समर्थन किया था और क्रांति के अधिकार को मान्यता दी थी। संविधानवाद अर्थात सीमित सरकार का कंसेप्ट होता है, वो संविधानवाद होता है कि सरकार की शक्तियों पर जनता का प्रतिबंध। संविधानवाद अर्थात शासन जनता की सहमति से ही चलाया जाएगा, और अगर राज्य
जीवन स्वतंत्र और सांप्रदायिक अधिकार की रक्षा नहीं करवाया तो क्रांति के अधिकार को मान्यता लोक ने दी है, तो इसने संविधानवाद का समर्थन किया था। वहीं रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया था। लोकप्रिय संप्रभुता अर्थात संप्रभुता जनता में निवास करती है और शासन जनता की सहमति से ही संचालित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये तीनों, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि सामाजिक समझौता विचार में हॉब्स, लॉक और रूसो का तुलना कीजिए, तो आप ये, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा लिख के भी आप आ सकते हो। अगर 5 नंबर में पूछे तो इतना लिखना, और बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इनको विस्तार पूर्वक लिख सकते हो, पर ये डायग्राम ज़रूर बना देना, क्योंकि इसको देख के एक अच्छा प्रभाव जाता है आंसर चेक करने वाले पर। तो ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम ही बनाना है। और 5 नंबर का और बड़ा क्वेश्चन आया आपका जो 500 शब्दों वाला होता है, उसमें डायग्राम बना के आप एक एक बिंदु को लेकर व्याख्या कर सकते हो। तो ये था तीनों का तुलनात्मक अध्ययन। अब हम लास्ट में देख लेते हैं इस सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो आज हम खत्म करने के जा रहे हैं। तो ये एक राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत है, इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। इस सामाजिक समझौता का सिद्धांत संपूर्ण रूप से मूल्यांकन कर लेते हैं। पहले हमने तीनों को अलग अलग पढ़ा था, हॉब्स, लॉक और रूसो का। अब पूरे सिद्धांत का हम मूल्यांकन करें तो हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या देता है और उससे उदारवादी मान्यताओं की पुष्टि होती है। उदारवादी मान्यता अर्थात राज्य की सीमित शक्ति और लोगों को अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ना, आर्थिक गतिविधियाँ स्वतंत्र, उदारवाद इसका समर्थन करता है। परंतु ये सिद्धांत कई दृष्टियों से हमें युक्ति युक्त नहीं लगता है और इसकी आलोचना ऐतिहासिक, कानूनी और दार्शनिक आधारों पर की जा सकती है। ऐतिहासिक आधार पर अगर हम आलोचना करें तो देखते हैं कि हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि आदिवासी मनुष्य पहले प्राकृतिक अवस्था में रहते थे और फिर कोई विशेष समय आने पर वो एकत्र होकर आपस में कोई समझौता किया जिससे कि राजनीतिक समाज की स्थापना हो गई। मानव इतिहास में अगर कोई ऐसा समझौता हुआ भी है जिसमें शासक और शासित के अधिकार और कर्तव्यों की परिभाषा दी गई है, तो ऐसे समझौता सभ्य समाज के सदस्यों के बीच हुआ है जो राजनीतिक संगठन से भली भांति परिचित थे। अर्थात ऐसा समझौता आदिवासियों के बीच नहीं हो सकता। अगर ऐसा समझौता कभी हुआ भी है जिसमें अधिकार और कर्तव्यों की बात की गई है, तो सभ्य समाज के सदस्यों के बीच हुआ, ना कि वो प्राकृतिक सदस्यों के बीच हुआ है। तो जो आदिवासी वो लोग थे वो राज्य संस्था से अपरिचित होने पर सामाजिक समझौता कैसे कर सकते थे, कोरी कल्पना मालूम पड़ती है हमें और कुछ नहीं। तो ये हम ऐतिहासिक आधार पर इसकी आलोचना कर ले रहे हैं। फिर अगर ऐतिहासिक आधार पर हम देखें कि प्राकृतिक दशा जो काल्पनिक और निराधार है, कोई समझौते अनुबंध करना नागरिकों की विशेषता होती है, स्वतंत्र नागरिकों की विशेषता होती है। परंतु प्राकृतिक अवस्था में आदि मनुष्य इतना स्वतंत्र नहीं थे कि वे अपने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आपस में अनुबंध कर पाते। और आदिकालीन समाज रीति रिवाजों के बंधन से बंधा होता है और यही उनके मुख्य कानून होते हैं। और ये कानून समुदाय प्रधान होते हैं, व्यक्ति प्रधान नहीं होते हैं, जिसमें व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता है, समुदाय को महत्व दिया जाता है। तो ऐसे समाज में कबीले की सत्ता के सामने व्यक्ति की कोई हैसियत नहीं होती है और समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान जो प्रचलित नियम व्यवस्था होती है उसके अनुसार नियत होता है। और जब इतने आदिवासी समाज में कठोर नियम बेड़ियों से जकड़ा हुआ लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कोई समझौता करके एक ऐसा नई समाज स्थापित कर लेता है, उसकी संभावना बहुत कम है। अगर कोई मनुष्य कबीलाई नियम झगड़ों से बंधा हुआ और वो किसी पर्टिकुलर टाइम आके समझौता करता है, ये बहुत ही कम, रेयर चांस होता है। अब हम अगर कानूनी दृष्टि से देखें सामाजिक समझौता, तो भी ये निराधार सिद्ध होता है। कैसे कि कोई भी समझौता तभी मान्य होता है जब उसको राज्य मान्यता देता है और उसे लागू करने का दायित्व स्वीकार करता है। परंतु सामाजिक समझौता कब किया गया? जब राज्य का अस्तित्व ही नहीं था। जब राज्य का अस्तित्व ही नहीं था तो कोई समझौता कैसे हो सकता है कि एक पार्टी तो राज्य बनेगी, उसमें एक वो होगी, तो राज्य की स्थापना नहीं थी, तो कोई ऐसा प्रतिज्ञा पत्र मान्य नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इसे स्वीकार किया वे इस मान्य को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि समझौता हमेशा जो होता है एक राज्य होगा उस तरफ और वो कानून, नियम कानून वही बनाएगा। अगर वो था ही नहीं तो ये चीज़ें हमें कोरी कल्पना लगती है।
नेक्स्ट जो हम उसकी क्रिटिसाइज करते हैं वो ये है कि दार्शनिक आधार पर सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी हमें एक कमज़ोर सिद्ध करता है। इसमें यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति और राज्य का परस्पर संबंध अनुबंध मूलक होता है, अर्थात उसे किसी समझौते के द्वारा नियमित किया जा सकता है। राज्य और व्यक्ति, तो अगर हम मान लेते हैं कि राज्य और व्यक्ति के बीच में समझौता जो परिस्थितियों में हुआ है और परिस्थितियाँ बदल जाने पर वो निरर्थक हो जाएगा, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति और राज्य के संबंध स्वाभाविक परिस्थिति का परिणाम होता है। उसकी व्याख्या के लिए इतने अतीत में किसी हम समझौते का हवाला देना व्यर्थ है। और राज्य की छत्र छाया में रहना व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि परिवार के में रहना। जैसे कि आप देखते हो कि परिवार में माता पिता और संतान का संबंध किसी इकरारनामे से शुरू नहीं होता है। माता पिता स्वभाव से अपनी संतान को संरक्षण प्रदान करते हैं और संतान भी स्वभाव से उनकी आज्ञा का पालन करती है। तो परिवार की तरह समाज भी एक स्वाभाविक संस्था है, अर्थात व्यक्ति और राज्य के संबंध किसी समझौते की देन नहीं है, एक स्वाभाविक संस्था है। तो यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ये हम सामाजिक समझौते को अगर हम एक मूल्यांकन में आलोचना का बिंदु देखें तो ये प्राकृतिक दशा और राज्य संस्था और कानूनी दृष्टिकोण से और दार्शनिक दृष्टिकोण से इसकी हम क्रिटिसाइज करते हैं। परंतु लास्ट में अगर हम इसको कॉन्क्लूड करें, निष्कर्षित करें, तो हम लिख सकते हैं कि मतलब कुछ भी हो, जो सामाजिक समझौता के सिद्धांत की आलोचना करते समय हमें इसके ऐतिहासिक महत्व को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक महत्व अर्थात उस समय और परिस्थिति को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, तब इसका कोई एक व्यवहारिक उद्देश्य रहा होगा, और ये उद्देश्य था राज्य की जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत था उसका खंडन करना। जो पोप कहते थे कि राज्य देवताओं की उत्पत्ति की गई है, इसके हमारे अधिकार पोप के पास है, अर्थात धर्म के पास है, तो इसका खंडन करना था इस सिद्धांत का उद्देश्य। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने शासक के देवी अधिकार को चुनौती दी कि कोई राजा कहता है कि मुझे देवता ने ऐसा बोला है, भगवान ने ऐसा बोला कि आप ऐसा राज करो, जनता पर ऐसे कर लगाओ, उनका अत्याचार करो, ये भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ। तो इस सिद्धांत को चुनौती देने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था सामाजिक समझौता, जिसमें ये माना गया कि शासक की सत्ता का सही आधार उसके द्वारा शासित होने वालों की सहमति है, ना कि कोई देवीय इच्छा है। जो लोग जनता होती है उनकी सहमति है उसके अधिकार, जो उन्होंने सौंपा है वही उसके अधिकारों का स्रोत है, ना कि देवता है। तो देवीय इच्छा की जगह जनसाधारण की इच्छा को राज्य की सत्ता का आधार मानकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने आधुनिक लोकतंत्र के लिए एक नींव तैयार की थी कि शासन का आधार देवीय सत्ता न होकर जनसाधारण की इच्छा होती है। और साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत है कल्पना प्रतीक है, रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कल्पना रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और प्राकृतिक, जिसमें प्राकृतिक दशा इस बात का रूपक या प्रतीक है कि यदि राज्य न हो तो मनुष्य का हाल क्या होगा। और सामाजिक समझौता का संकेत ये देता है कि राज्य की आज्ञाओं का पालन हम क्यों और कहाँ तक करना चाहिए। सामाजिक समझौते का क्यों करें हम, क्योंकि वो हमारी सहमति से होता है, तो हम राज्य की आज्ञा का पालन करेंगे। तो वस्तुतः राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उस ऐतिहासिक मोड़ पर पेश किया गया था जब सामंती व्यवस्था दम तोड़ रही थी और पूंजीवादी व्यवस्था अपने पांव जमा रही थी। तो सामंती व्यवस्था में जमींदार और किसान के संबंध सामाजिक परंपराओं पर आधारित होते थे, वहीं पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर और मालिक के संबंध समझौते के द्वारा निर्धारित होते थे। तो इस समझौते को आधार देने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जहाँ लिखा कि मजदूर और मालिक के संबंध किसी परंपरा से नियत नहीं होकर समझौते कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा नियत होंगे। तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो अंत में हम सीबी मैकफर्सन के शब्दों में लिख सकते हैं कि होब्स और लॉक का सामाजिक समझौता उस बुर्जुआ चिंतन का प्रतीक है, बुर्जुआ अर्थात पूंजीवादी चिंतन का प्रतीक है, जिसने पूंजीवादी व्यवस्था को सर्वमान्य नियम के रूप में मान्यता देने का प्रयत्न किया। तो इसने आधुनिक उदारवाद को एक बेस प्रदान किया और पूंजीवादी व्यवस्था को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया। तो ये सामाजिक समझौता आज हमने क्लास में समझा, पहले उसकी तुलना की, उसके बाद उसका मूल्यांकन करके निष्कर्ष रूप में हमने ये जाना।
तो ये आपका इस तीसरी इकाई कंप्लीट हो जाएगी सामाजिक समझौते का। नेक्स्ट क्लास में हम आगे उपयोगितावाद का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।